फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th में जो फिजिक्स है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शुरू करते हैं। दो पार्ट में खत्म करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है और जो इसके बाद आएगा वो पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर में बच्चों एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो भैया अगर इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है तो वो चीज क्या है जो इस चैप्टर को मुश्किल बनाती है? तो मेरे भाई वो है इसके कॉन्सेप्ट, वो है इसकी विजुअलाइजेशन, और वो है कि इस कॉन्सेप्ट को तुम अप्लाई कैसे करते हो। कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजेशन और उनका एप्लीकेशन। तो जहां जहां इनकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां वो मेरे पे छोड़ दो आप, मैं बताता रहूंगा आपको किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे समझोगे, कैसे आंसर को बना के दिखोगे, सब बताऊंगा। सारे टॉपिक बताऊंगा। किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड और एक एक डायग्राम, सारे कॉन्सेप्ट सब बताऊंगा। एग्जाम्पलर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे और इसको ना दो पार्ट में खत्म करेंगे। पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 2। तो चलो भाई, बहुत बात हो गई, शुरू करते हैं। तो देखो, क्लास 10th में जो फिजिक्स है उसका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही है। अब ये इसका क्या है? तो बच्चों ये ना इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले ना जब ये चैप्टर शुरू करोगे आप तो हमेशा ना एनसीईआरटी में इस चैप्टर का ऑर्डर थोड़ा सा गलत दे रखा है। असल में उन्हें मैग्नेट्स के बारे में बताना चाहिए। तो मैं ना आपको एकदम जीरो लेवल से बताता हूँ, सुनते जाना। सबसे पहले ना आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए मैग्नेट्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेट्स। तो मैंने कहा मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है जो कि लोहे और स्टील वगैरह को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। भाई सपोज ये चुंबक है तो ये लोहे वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो मैग्नेट की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो क्या वो डेफिनेशन ये नहीं होना चाहिए कि एन ऑब्जेक्ट दैट attracts pieces of iron etc towards it। जो आयरन वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही क्या है? मैग्नेट। अब बच्चों सुनो, ध्यान से समझना। इस चैप्टर में तुम्हें ना मैग्नेट के कुछ फ्यू एग्जांपल्स पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है ना वो तुम्हें पता होना चाहिए बार मैग्नेट। सबसे पहला क्या पता होना चाहिए? बार मैग्नेट। तो आपने वो सब खाई है जो चॉकलेट बार्स होती है, जैसे मंच, क्रंच, ये सब जो होती है ना, कैसी होती है बार मैग्नेट? तो मैंने कहा एक बार बना दिया। अब ये जो बार है ना, ये जो शेप है, ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं। एक पोल को कहता हूं मैं नॉर्थ, तो एक क्या हो गया? साउथ। तो एक तो बार मैग्नेट है। अच्छा, दूसरा है मैग्नेटिक कंपस। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक कंपस। भाई वो कंपस देखा आपने? कंपस वो जो ट्रेजर हंट वाली पिक्चर उसमें नहीं होता जो डायरेक्शन वगैरह बताता है ना? तो मैग्नेटिक कंपस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नीडल होती है आपके पास और यहाँ पे लिखा होता है साउथ, यहाँ पे लिखा होता है वेस्ट, यहाँ पे लिखा होता है नॉर्थ, यहाँ पे क्या लिखा होता है? ईस्ट। ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेट्स लगे होते हैं। अच्छा, तीसरा जो बच्चा एग्जाम्पल है वो ये है हॉर्स शू मैग्नेट। क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। क्या आपने एक घोड़ा देखा है? घोड़ा। तो भाई जो हॉर्स होता है ना, उसके पैरों को देखना, उसके जो पैर की जो फीट्स होती है ना, कुछ इस शेप की होती है, ठीक है। और क्या आपने टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी में ऐसे वाले मैग्नेट्स यूज हैं। तो एक तरफ नॉर्थ है तो एक तरफ क्या हो गया? साउथ। तो सुनो, सबसे पहले ना बच्चों इस चैप्टर में मैग्नेट के बारे में समझना था। मैग्नेट वो चीज है जो आयरन वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए मैग्नेट के बारे में, मतलब 3 एग्जांपल। पहला है बार मैग्नेट, दूसरा है मैग्नेटिक कंपस और तीसरा है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो यहां से आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। फटाफट इसे देखो, आगे चलते हैं। आपको बताना क्या बताना है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको, जो कि आपके एग्जाम में सीधा सवाल आएंगे। देखो, सबसे पहला तो ये है बच्चों, सबसे पहला तो ये है कि एक बार मैग्नेट है। तो ये क्या है? एक बार मैग्नेट। भैया आपने बताया था एक तरफ नॉर्थ होगा तो एक तरफ क्या होगा? साउथ। अच्छा, अब मैं कहता हूं क्या कोई ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसमें सिर्फ नॉर्थ है? क्या कोई ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसमें सिर्फ साउथ है? तो आप बोलोगे देखो भैया ऐसा करो ना, ये बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ साउथ दोनों है, तो आपको सिर्फ साउथ वाली चाहिए ना। ऐसा करो भैया, इसको तोड़ दो। तोड़ दिया। तो मैंने कहा ये जो मैग्नेट बना ये कैसा है? साउथ। और ये जो मैग्नेट बना ये कैसा है? नॉर्थ। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है, अगर आपने एक मैग्नेट को 2 हिस्सों में तोड़ा तो यहाँ पे साउथ था ना, अगर यहाँ साउथ है ना तो इसके अपोजिट में अपने आप यहाँ पे एक नॉर्थ बन जाएगा।
यहाँ पे नॉर्थ था ना, तो इसके अपोजिट में अपने आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ। तो मैं ये नहीं कह सकता अगर किसी मैग्नेट को आप तोड़ते हो तो अपने आप उसके नए पोल्स बन जाएंगे। तो मैग्नेट के पास हमेशा कितने पोल्स हैं, दो, एक साउथ और एक नॉर्थ। तो पहला पॉइंट मैग्नेट के बारे में ये है, पहला पॉइंट मैग्नेट के बारे में ये है बच्चों कि जो मैग्नेट है ना उसके कितने पोल्स हैं, तो मैग्नेट के हैं दो पोल्स। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। डाई का मतलब होता है दो, दो पोल्स है ना, टू पोल्स, टू पोल्स, और वो पोल्स कौन से होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। सही है, तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। अच्छा बच्चों इसी में ना मैं कुछ और बताता हूं आपको। ये बताओ अगर मैं किसी मैग्नेट को तोड़ देता हूं तो अपने आप क्या नए नॉर्थ और नए साउथ बनेंगे। इसका मतलब क्या कोई ऐसा मैग्नेट पॉसिबल है जिसमें सिर्फ एक पोल है, नहीं। तो क्या किसी मैग्नेट में मोनोपोल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसी में ये दिख सकता था मैं, मोनोपोल in a magnet does not exist। मोनोपोल का मतलब है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो कोई ऐसा मैग्नेट होता ही नहीं है जिसमें सिंगल पोल हो। हमेशा कितने होते हैं, दो। समझ आ गई क्या, इतनी बातें समझ आ गई क्या। तो बच्चों मैग्नेट के बारे में फर्स्ट पॉइंट ये था, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैग्नेट के बारे में आना चाहिए ना आपको, देखो मैं कहता हूं सपोज ये एक स्टैंड है, ये क्या है आपके पास, स्टैंड। यहां से एक स्टिक है और ये उसका सपोर्ट है, और ये ना यहाँ से धागा है, ये क्या है, धागा। इस धागे में ना यहाँ पे आपने एक बार मैग्नेट को बांध दिया। किसको बांध दिया, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ क्या होता है, साउथ। अच्छा अब सपोज करो बच्चों ये आपका बार मैग्नेट है और इसको ना मैंने किसी धागे से बांध दिया, इसको जैसे ये धागा मान लो, है ना, मान लो ये धागा है, तो इसको ना मैंने बार मैग्नेट को क्या किया, इस धागे से बांध के इसको ऐसे लटका दिया। तो जब इस मैग्नेट को मैंने धागे से लटका दिया ना और मैंने इसको फ्रीली छोड़ दिया, तो अपने आप ये थोड़ी देर बाद घूमते एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। मतलब समझो मैंने इसको ऐसे छोड़ा, यहाँ पे इसका नॉर्थ है, यहाँ पे इसका साउथ है। अब आपको पता है जो नॉर्थ होता है वो साउथ की तरफ जाता है। तो मैंने कहा जो अर्थ का साउथ है ना, सपोज वो तुम्हारी तरफ है, और जो अर्थ का नॉर्थ है ना, सपोज वो हमसे पीछे की तरफ है। तो मैं कहता हूँ जो मैग्नेट का नॉर्थ है ना वो अर्थ के साउथ की तरफ जाना चाहता है, मतलब अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ जाना चाहता है। तो जो मैग्नेट का, देखो मैंने छोड़ा तो ऐसे था, इसको मैंने फ्रीली छोड़ दिया। अब ये अपने आप थोड़ी देर बाद घूम के ना, देखो छोड़ा ऐसे था, थोड़ी देर बाद घूम के ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका नॉर्थ है ना वो अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ जाना चाहता है, और जो इसका साउथ है ना वो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है। तो अगर मैं किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दूं तो क्या वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो यही है, व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बात आ गई समझ। तो दूसरा पॉइंट बच्चों यही था, दूसरा पॉइंट यही था कि यहां से आपको ये कहना था व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड it always align itself in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैं किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देता हूं ना तो कैसे भी, आपने इसको कैसे भी छोड़ा, ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। समझ आई। तो ये दो जो बात है ना बच्चों, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। समझ आई आपको। तो फटाफट इसे नोट करो। यहाँ पे आपके चैप्टर का ना बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है। अब जहां से एनसीईआरटी शुरू करती है ना चैप्टर को, वहां से शुरू करेंगे। इतना तो आपको आना चाहिए था, ये बुक के बाहर का है बट क्वेश्चन आता है। अब एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करते हैं। इसे देखो। अब बच्चों देखो इसी मैग्नेट में ना एक बात और बता देता हूँ, ये कहोगे आपको पता है लेकिन फिर भी देख लो। थर्ड पॉइंट ये है कि मैं कहता हूँ जैसे ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ। अब आपको पता है जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का मतलब एक जैसे, नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ। तो जो एक जैसे होते हैं ना वो आपस में रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे से क्या जाना चाहते हैं, दूर। लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक मतलब अपोजिट पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स। जैसे अगर एक नॉर्थ है तो एक साउथ, तो ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कभी ऐसा क्वेश्चन आया ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये साउथ है, ये भी साउथ है, फिर ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन बच्चों ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं मैग्नेट को देखें। देखो फटाफट। तो बच्चों अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी से ये चैप्टर क्या कहता है। तो सबसे पहले ना जब आप इसका फर्स्ट पेज पढ़ोगे, इस बुक का इसका फर्स्ट पेज पढ़ोगे, तो फर्स्ट पेज के नीचे जाना है कि येलो कलर का बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है हाइंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड के बारे में। जो ऑस्टर्ड थे ना, अगर ऑस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट ना किया होता ना तो ये चैप्टर नहीं होता। अब ना उसको गाली देना बंद करो, सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात।
जो जो मुझे शुरू करना है वो है ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी कहती है कि ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। भाई ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है क्या? तो ऑस्टर्ड नाम का एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था हाइंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। क्या नाम था? हाइंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। आपको बस ऑस्टर्ड पता होना चाहिए। ये क्या हुआ ना, ये अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ ना फिजिक्स लैब में गए और क्या हुआ ना, ये ना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बाई चांस वहां पे ना उस वक्त एक मैग्नेटिक कंपास बगल में रखा हुआ था। उस वक्त एक मैग्नेटिक कंपास बगल में रखा हुआ था और उन्होंने देखा कि जब सर्किट के पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना तो वो मैग्नेटिक कंपास घूमता है, और जैसे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद करती है मैग्नेटिक कंपास रुक जाता है। तो उसके दिमाग में आया कि भाई सर्किट में तो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक कंपास से क्या देना देना। सुनो, मैग्नेटिक कंपास में लगे होते हैं मैग्नेट, और वो मैग्नेटिक कंपास का नीडल तब घूमेगा जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करे। लेकिन यहाँ तो करंट घूम रही है, तो क्या करंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जिसको सेंस करता है कंपास और उसकी वजह से घूमता है। तो ये कुछ हुआ। तो देखो हुआ क्या, देखना। ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला केस देखो ना क्या हुआ। तो मैंने कहा ना यहां से जैसे यहां से ये जा रहा था, ठीक है, और अब मैंने क्या बोला, सर्किट के बगल में क्या रखा हुआ था? मैग्नेटिक कंपास। तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक कंपास। यहाँ साउथ, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ ईस्ट। अब देखना बच्चों हुआ क्या। तो यहाँ पे ना अभी ना जो सर्किट है उसका स्विच ऑफ है। सर्किट का बच्चों क्या है? स्विच ऑफ। जब सर्किट का स्विच ऑफ है तो क्या कोई करंट फ्लो करेगी? तो करंट डज नॉट फ्लो। तो ऑस्टर्ड ने देखा कि जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता तो ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल नहीं घूमता। तो नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डज नॉट डेविएट, अपनी जगह से नहीं घूमता। लेकिन अब क्या होता है केस 2 में क्या होता है? केस 2 में देखना, केस 2 में क्या होता है, यही बनाता हूं, फिर से यहां बनाता हूं। लेकिन इस बार सर्किट कैसा है? कंप्लीट। तो बस तो अगर इसका सर्किट कंप्लीट है और यहां पे है पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चों ये बताओ क्या इसके अंदर करंट फ्लो करती है? तो इस बार है स्विच ऑन। स्विच कैसा है? ऑन। तो जब इसका स्विच ऑन था ना तो करंट फ्लोज इन सर्किट। ऑस्टर्ड ने देखा कि जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है ना, तो करंट फ्लो करता है, लेकिन जो मैग्नेटिक कंपास है ना उसको करंट से मतलब नहीं है। मैग्नेटिक कंपास का नीडल कब घूमेगा? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ऑस्टर्ड ने देखा जब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है ना, तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू होता है ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल घूमना शुरू होता है, और जैसे इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाता है ये मैग्नेटिक कंपास का नीडल घूमना बंद हो जाता है, वापस अपनी जगह आ जाता है। तो ऑस्टर्ड ने कहा यार ये कैसी बात है, मैं करंट को घुमा रहा हूं और मैग्नेटिक कंपास घूम रहा है। तो सबका दिमाग खराब हो गया। सबने सोचा मैग्नेटिक कंपास को इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। तो अगर यहाँ पे करंट घूमती है तो उस करंट के घूमने की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट और उसी मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके ये जो कंपास का नीडल है ना ये घूमता है। तो इसका मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो करंट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करती है तो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके कंपास घूमता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है? क्या मैं कह सकता हूं कि जो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है उसका कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है? तो पढ़ो, चैप्टर का नाम पढ़ो, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और इसको किसने प्रूव किया? हाइंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। समझ आया? तो यहां से तुम्हें क्या दिखना था, जैसे करंट फ्लोज इन द सर्किट है ना, तो ये जो नीडल है ना, नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, ये घूमना शुरू हो गया। मैग्नेटिक कंपास डेविएट। अच्छा, अब ऑस्टर्ड ने यहां से क्या किया? एक बार ना ऑस्टर्ड ने ना इसके करंट को बढ़ा के देखा। तो मैं कहता हूं बच्चों, जैसे मान लो मैग्नेटिक कंपास ये है, अब जब वो घूमता है तो थीटा एंगल कवर करता है। तो उसने कहा कि जब उसने इसके अंदर का करंट बढ़ा दिया ना तो उसने देखा कि थीटा भी बढ़ गया। जब उसने इसके अंदर का करंट घटा दिया तो थीटा भी घट गया। जैसे उसने करंट बढ़ाया ना, पहले ये इतना घूमता था, अब इतना घूम गया। इसका मतलब करंट बढ़ने से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, तभी तो ज्यादा घूमता है। और जब उसने करंट को कम किया तो पहले इतना घूमता था, अब इतना ही घूम रहा है। इसका मतलब करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, तो ये कम घूमता है। अच्छा,
तीसरा केस में उसने क्या किया, करंट को जीरो कर दिया। तो जब करंट जीरो थी, तो जब करंट जीरो हुई ना, जैसी करंट जीरो हुई तो ये ना घूमना बंद होके अपनी ही जगह पे आ गया। तो इस केस में थीटा भी क्या हो गया, जीरो। क्या आपको समझ आ गया? समझ आ गया। तो ये था ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। बच्चों इसका कंक्लूजन ये है कि ऑस्टर्ड ने कहा कि क्योंकि करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक कंपास का नीडल घूमता है, और मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है ना, उसको करंट से मतलब नहीं है, उसको मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब है करंट के फ्लो होने की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक कंपास सेंस करके घूमता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो यहां से कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये था, ऑस्टर्ड ने क्या कंक्लूजन दिया यहां से? तो ऑस्टर्ड ने कंक्लूजन ये दिया कि जो मूविंग इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करती है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्रिएट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। यही दिया उसने। ऑस्टर्ड ने ये कहा कि जो मूविंग इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है, जिसको सेंस करके कंपास घूमता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट। किसने बताया? तो सबसे पहले बताया हाइंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने। तो सीधा बच्चों आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे बोलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके आगे लगा देगा क्वेश्चन मार्क, कहेगा इसको एक्सप्लेन करो विद एन एक्सपेरिमेंट, विद एन एग्जांपल। तो जब इसको एक्सप्लेन करना है ना, तो आपको ऑस्टर्ड का एग्जांपल देना पड़ेगा, और आपसे पूछेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है। तो आप बोलोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, मूविंग इलेक्ट्रिक करंट, वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है, ये मतलब है। फटाफट देखो, यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे क्या दिखा है? एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे दिखा है द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेन चैप्टर जो है ना, वो आपका यहां से एनसीईआरटी मानती है इसको। वो जो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है ना, उससे अगर क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो पूरी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं ना, तो 2-4 ही कर पाते हैं। तो वो जो छोटी सी जो पैराग्राफ में, जो फर्स्ट पेज में, जो नीचे येलो बॉक्स में जो हाइंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड के बारे में दिया हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि भैया एग्जाम में आ गया, एनसीईआरटी में तो नहीं। एनसीईआरटी तो कहेगी दो, हमने तो दिया हुआ है, अब तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए सब पढ़ना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन दो टॉपिक्स को समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ना, ये जो भी है उसे छोड़ो, एक क्वेश्चन बताओ मुझे। मैं कहता हूँ ये बताओ जैसे मैं कहता हूँ ये एक बार मैग्नेट है, तो यहाँ साउथ है, यहाँ क्या है, नॉर्थ। अच्छा, ये दूसरा बार मैग्नेट है, जिसका यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ। अब ये बताओ, सेम वाले जो पोल्स होते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, सही बात है। अच्छा, इसी केस को देखो बच्चों, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने कहा ये वादा यहाँ पे है, लेकिन इस वादे को मैं पीछे करता गया और मैंने इसको यहाँ रख दिया। ये वादा यहाँ पे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैंने कहा जब ये दोनों पास पास में थे ना, जब ये दोनों पास पास में थे, तो एक दूसरे से दूर जाना चाह रहे थे, लेकिन अब मैंने इनको दूर किया, तो क्या अभी भी एक दूसरे को धक्का देंगे? तो आप बोलोगे नहीं भैया, ये ना जब इन दो मार्कर्स को, इन दो सेम पोल्स को आप पास देखते गए, तो यहां से इनका रिपल्शन शुरू होगा, लेकिन आपने यहां रख दिया ना, तो इनके बीच में फोर्स नहीं लगती, मैग्नेट की फोर्स नहीं लगती तो है, इतनी कम लगती है, पता नहीं चलता, ऐसे कह रहे हो आप। तो आप मानो फोर्स ही नहीं लगती, तो मैं कहता हूं जब मैं पास दे गया तब फोर्स लगती है, और पीछे दे गया तो फोर्स नहीं लगती। इसका पता है क्या मतलब है? हर एक मैग्नेट का ना कुछ फिक्स एरिया होता है, उस फिक्स एरिया तक इस मैग्नेट का ना इफेक्ट शो होता है, उसके बाद नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं ये मैग्नेट होता, और मान लो ये लोहा है, तो मैं इस लोहे को पास देते गया, यहां से ये चिपक गया। इसका मतलब ये जो एरिया था ना, यहां से इस मैग्नेट ने अपनी पावर दिखानी शुरू करी, लेकिन यहां से ही नहीं चिपक रहा। इसका मतलब है इस मैग्नेट का ना यहां तक का एरिया है। तो किसी भी मैग्नेट का जो एरिया होता है ना, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इफेक्ट शो होती है, उसी एरिया का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? तो बच्चों सीधा सवाल आता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो आपको ना क्लियर रहना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप बोलोगे मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया around it where its effect can be seen। मैग्नेट ना हमेशा अपने आसपास एक एरिया डेवलप करता है जहां पे उसका इफेक्ट दिखता है। अभी समझाया मैंने, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो मैं कहता हूं ये बताओ। सपोज ये एक मैग्नेट है, तो मैं कहता हूं इस मैग्नेट का ना ऊपर यहां तक एरिया है, नीचे यहां तक एरिया है, ये यहां तक एरिया है, ये यहां तक है। तो ये जो एरिया है ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन क्या वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिख रहा है? नहीं भैया, हमें तो नहीं दिख रहा। तो मैं कहता हूं किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता।
होता है। पता है यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का ये मतलब है, जैसे मैंने कहा ये एक बार मैग्नेट है, ये क्या है? एक बार मैग्नेट। अच्छा, और मैं कहता हूं ये है उसका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वो एरिया है जहां पे इस मैग्नेट की पावर शो होगी। अब आपको पता है मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे ना इस मैग्नेट की ज्यादा पावर शो होगी, लेकिन जस्ट इसके अगले पॉइंट पे ना इस मैग्नेट की कोई पावर शो नहीं होगी। इस पॉइंट पे इसकी पावर शो तो होगी, लेकिन यहां से कम होगी, यहां से ज्यादा होगी। तो आप बोलोगे देखो भैया, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता तो हर जगह मैग्नेट की पावर एक जैसी शो होनी चाहिए थी। मानते हो इस बात को? लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो नॉट यूनिफॉर्म नहीं होती। कैसी नहीं होती? यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह सेम नहीं होती। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम नहीं होती तो इसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया। एक तो दिखती भी नहीं है, देखो, एक तो दिखती भी नहीं है, एक तो हर जगह सेम भी नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए मैंने ये कहा कि इस मैग्नेट की जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, सुनना, इस मैग्नेट की जहां जहां, जैसे मैंने कहा ये आपका बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ का, और ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कहा यहां पे है ना इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे एक लाइन बना दो। फिर यहां नहीं है तो यहां छोड़ दो, यहां है ना, यहां एक लाइन बना दो, फिर एक लाइन यहां बना दो, एक लाइन यहां बना दो। मैंने कहा देखो यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है। तो मैंने कहा किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए मैं जिन लाइंस का यूज करता हूं ना उनको कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने वाली लाइंस। से याद रखना इस टॉपिक को। तो मैं ये नहीं कह सकता टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड वी ड्रॉ सम इमेजिनरी लाइंस। इन लाइंस को हमने बनाया है तो इनको कहोगे इमेजिनरी। तो टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड we draw some imaginary lines, और इन लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एम से मैग्नेटिक, एफ से फील्ड, एल से लाइन, तो एम एफ एल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखना बच्चों, इसी में सेकंड पॉइंट देखना। कभी कभी ऐसा लिखा होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सुनते जाओ भाई, सुनते जाओ बस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या लिखा होगा? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसका पता है क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है ना, इसके हर एक पॉइंट पे एक फोर्स रखती है, और वो फोर्स कौन लगाएगा? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? मैग्नेट की ना। तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में जितनी भी लाइंस है ना, उसके हर एक पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता ये कुछ ऐसी लाइंस है जिसपे फोर्स लगता है, तो मैं कहता हूं ये ऐसी मैग्नेटिक लाइंस है जिन पे फोर्स लगता है। तो मैंने कहा इस लाइन को ना मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोल सकता हूं, और ये एक ऐसी लाइन है जिसपे फोर्स भी लगता है, तो उसको कहता हूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं दिखता हूं एम, देखो एम एफ एल, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैं दिखता हूं एम एल एफ, एम एल एफ। तो ना कहीं कहीं ये लिखा होता है एम एफ एल इक्वल टू एम एल एफ, या फिर कभी कभी ऐसे देखोगे एम एफ एल स्लैश एम एल एफ। तो तुम्हें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दोनों का मतलब है ये वाली लाइन। सही है? तो फटाफट बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखो, और ये 2 पॉइंट्स लिखो, इसमें आगे बताता हूं क्या समझा रहा हूं। मैंने कहा मेरा टॉपिक क्या है? तो मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड वही था, अब आगे जो टॉपिक है ना वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एम एल एफ या फिर एम एल एफ। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, क्या हुआ ना, हमने ना 2 एक्सपेरिमेंट करे। 2 क्या करे? एक्सपेरिमेंट। एक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखी, किसकी? बार मैग्नेट की। किसकी देखी? बार मैग्नेट की। और एक हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखी ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। किसकी देखी? स्ट्रेट कंडक्टर की। और हमने देखा कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चों ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक बार मैग्नेट है? देखो, क्या ये एक बार मैग्नेट है? तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? साउथ। अच्छा, पहले इसको देखते हैं। इसको मैंने कहा जब एक बार मैग्नेट है ना, तो ये बार मैग्नेट है तो मैग्नेट, यानी इसका ना एक एरिया होगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहूंगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए मैं जिन लाइंस का यूज करूंगा उसको बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सही बात है? अच्छा, अब मैं कहूंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, मुझे कैसे पता? तो मैंने कहा कुछ मत करो, ये मैग्नेट है ना, इसके आसपास ना लोहे का बुरादा, जैसे जो प्लाई कहते हैं ना, जैसे लकड़ी का बुरादा हो गया, वैसे लोहे का बुरादा होता है, उसे कहते हैं आयरन फिलिंग्स, आयरन डस्ट, आयरन फिलिंग्स याद रखो। तो इसके आसपास ना यूट्यूब पे ढूंढना द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
ऑफ अ बार मैग्नेट बाय आयरन फिलिंग्स। ये मिल जाएगी आपको वीडियो, ठीक है, एनिमेशन वगैरह देख लेना। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये सपोज ये एक बार मैग्नेट है, अब इसके आसपास ना मैंने लोहे का बुरादा छिड़क दिया। तो बच्चों मैंने लोहे का बुरादा तो हर जगह छिड़का ना, हर जगह, लेकिन वो लोहे का बुरादा ना एक पैटर्न में अरेंज हो गया। देखो मैंने क्या किया, मैंने ना इसके आसपास ना लोहे का बुरादा छिड़क दिया। तो मैंने ना इस पूरी जगह पे आयरन डस्ट को छिड़क दिया। लेकिन क्या हुआ ना, थोड़ी देर बाद जब आयरन डस्ट को छिड़का और मैंने ना जस्ट ऐसे जो जिस पे ये मैग्नेट रखा था ना उसको ऐसे किया, उसको ऐसे टैप किया, ताकि ये शेप में आ जाए। तो मैंने देखा छिड़का तो आपने एक जैसा था, लेकिन पता है कैसा हो गया, देखो इसने ना एक शेप दे दी अपनी, और वो शेप पता है क्या, देखो लोहे का बुरादा मतलब ये आयरन की फिलिंग्स होती है, छोटी छोटी आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स, तो ये ना कुछ ऐसे शेप में आ गया। देखो कुछ ऐसे शेप में आ गया। तो आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो पता है क्या हुआ, मैंने हर जगह छिड़क दिया। तो मैंने कहा इस मैग्नेट की ना एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह थी, तो उस लाइन में ये सारे जो लोहे के टुकड़े अरेंज हो गए। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह थी, तो इसके लोहे के टुकड़े यहाँ पे अरेंज हो गए। तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे थी, चौथी यहाँ पे थी। देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकली, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकली। तो इस एक्सपेरिमेंट से ना मेरे को ये पता चला कि जो एक बार मैग्नेट है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, ऐसी तो होगी, ऐसी तो होगी। देखो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी, तो मैंने कहा ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका क्या है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है, क्या है, साउथ। तो मैंने कहा जस्ट कुछ मत करो, इनको मिला दो। तो मैंने कहा एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी होगी। समझ आया? तो मैंने कहा इस एक्सपेरिमेंट से ना मुझे ये पता चला कि एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कैसे। भाई मुझे दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा लोहे को बिखेर देता हूँ, लोहा जैसे अरेंज हो गया वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो लोहा ऐसे अरेंज हुआ यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है ना। अब ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट हुआ एक स्ट्रेट कंडक्टर के साथ। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है जैसे मान लो ना कि ये आपकी बुक है ना। अब इस बुक के ना जस्ट बीच में एक छेद किया और यहां से एक वायर को निकाल दिया। तो सपोज करो ये जो मार्कर है ये एक वायर है, तो मैंने कहा ये एक स्ट्रेट वायर है। अब इसमें करंट दौड़ा दिया तो ये बन गया स्ट्रेट कंडक्टर, और इसको ना यहां से निकाला हुआ है इसके बीच में से छेद से, सही है। तो इसको इमेजिन कर लेना क्या समझा रहा हूं। तो मैंने कहा ये आपका, जैसे मान लो ये है आपका एक कार्डबोर्ड, ठीक है, और इसके बीच में एक होल है जिससे एक वायर निकली हुई है, जिससे क्या निकली हुई है, वायर, और इस वायर में ना करंट जा रहा है। इस वायर में क्या जा रहा है, करंट। तो पता है क्या हुआ, एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है। तो याद करो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, किसी भी कंडक्टर में जब करंट है ना और करंट मूव करता है तो करंट के मूव करने की वजह से उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। बताया था ऑस्टेड ने, बताया था। तो क्या हुआ ना, मैंने कहा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो फिर से भैया हमें नहीं पता, ऐसा करो फिर से लोहे को बिखेर दो, फिर से क्या करो, लोहे को बिखेर दो। तो जब मैंने लोहे के डस्ट को यहाँ पे बिखेरा ना, तो यहाँ पे तो ये ऐसे अरेंज हुआ, यहाँ पे मैंने देखा वो लोहे का डस्ट कुछ ऐसे अरेंज हो गया, कुछ ऐसे अरेंज हो गया। तो पता है कौन सी शेप है बच्चों, देखो सेम सेंटर है, इन सबका सेंटर सेम है, और वो क्या है, वायर। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है ना, इन्हें कहता हूं कि यहाँ पे जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ पे जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब होता है, जिनका सेम सेंटर है, जिनका सेम क्या है, सेंटर। क्या आपको समझ आ गया? तो बच्चों क्या हुआ ना, हमने ना दो एक्सपेरिमेंट करे, एक करा बार मैग्नेट पे, एक करा स्ट्रेट कंडक्टर पे। बार मैग्नेट पे जब मैंने लोहे का डस्ट बिखेरा ना तो वो कुछ ऐसे अरेंज हो गए, इसका मतलब जैसे अरेंज हुए वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है।
स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है। अब आप बोलोगे देखो भैया ये तो अलग शेप है, ये अलग शेप है। मेरे भाई अलग शेप तो है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एक मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होगी होगी, लेकिन आपने नोटिस किया कि ये मैग्नेट नहीं था, ये वायर था, ये वायर था जिसमें करंट है। तो इस वायर में जो करंट है ना, तो ये वायर भी मैग्नेट की तरह काम करने लगा। कैसे? क्योंकि जैसे इसमें करंट है, ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से पता है क्या प्रूफ हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझ आई आपको? ये एनसीईआरटी में दे रखा था। फटाफट देखो, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो भी मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझाई है ना, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एनसीईआरटी कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ना मेन 4 प्रॉपर्टीज है 10th के हिसाब से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बताओ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ चली जाती है। तो सबसे पहली ये होती है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो कैसे लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्लैश में लिखा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे लिखूंगा मैं, ऑलवेज originate from north pole and terminates at south पोल। इसका पता है क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों कि मैं आपसे कहता कि ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये आपका एक क्या है? बार मैग्नेट। तो ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है क्या होती है? वो होती है जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये वाली डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए थी? ये वाली नॉर्थ से निकलती है, कहां चली जाती है? साउथ। ये कहता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आओ, सेकंड पॉइंट पे। तो बच्चों सेकंड पॉइंट आपसे ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर देखो मैं तो ऐसे दिख रहा हूं, तुम पूरा पूरा दिखोगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप्स। इसका पता है क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, क्लोज्ड लूप्स का मतलब है जो बंद है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे बंद है, तो जरा ध्यान से देखो, फिर से मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूं, तो यहां बना देता हूं। तो भाई ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। अब सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से नॉर्थ से निकलती है और कहां चली जाती है? साउथ। अब तुम बोलोगे भैया अगर मैग्नेट, देखो क्लोज्ड लूप्स का ये मतलब, क्लोज का मतलब जो बंद, और लूप का मतलब भी फिजिक्स में वो होता है जो बंद ऑब्जेक्ट है ना, उसे लूप कहते हैं। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना एक क्लोज्ड लूप बनाती है, कुछ ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन भैया हमने तो ये देखा है ना, नॉर्थ से निकलती है साउथ चली जाती है, तो ये बंद कहां है? ये जगह तो खाली है ना। अब तुम बोलोगे तो मैग्नेट है, तो वो फालतू की बात है नहीं। सीधा ये बताओ मुझे, नॉर्थ से निकलती है साउथ चली जाती है, तो क्या ये इतनी जगह खाली है? इतनी जगह खाली है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा क्लोज्ड लूप बना कैसे रही है? तो पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जब मैं मैग्नेट को बाहर से देखता हूं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ चली जाती है। लेकिन जब मैं मैग्नेट के अंदर जाता हूं ना, तो मैं पता है क्या देखता हूं? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से किसकी तरफ जाती है? नॉर्थ की तरफ। तो क्या इसने क्लोज्ड लूप बना दिया? देखो जब मैं मैग्नेट के बाहर से देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, और जब मैं मैग्नेट के अंदर जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है। तो क्या इसने क्लोज्ड लूप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया? बस यही है आपका सेकंड पॉइंट। तो यहीं पे साइड में लिख देता हूं कि आउटसाइड मैग्नेट, जब मैं मैग्नेट के बाहर देखता हूं तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ। और इनसाइड मैग्नेट, जब मैं मैग्नेट के अंदर देखता हूं तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो साउथ से किधर जाती है? नॉर्थ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ आ गई? इसे याद रखना बच्चों, इसे याद रखना। आओ थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट आपसे ये कहता है कि यार मेरे को एक बात बताओ कि इमेजिन करो कि तुम लोग एक कोचिंग सेंटर में बैठे हो, कोचिंग सेंटर में 50 बच्चे हैं, टीचर का छुट्टी है ना, टीचर कहता है छुट्टी, बच्चे कैसे भगते हैं? तुम भी ऐसे भगते हो। तो जब ना ये बताओ कि क्लास तो बहुत बड़ी है लेकिन जो एंट्रेंस है वो तो छोटा सा होता है, तो अगर 50 के 50 बच्चे एक टाइम उस गेट से बाहर जाने लगे, या 50 के 50 बच्चे एक ही टाइम उस गेट से अंदर आने लगे, तो क्या वो गेट क्राउडेड हो जाएगा? बस इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन का जवाब देना मुझे, फिर समझाता हूं। मैं कहता हूं ये आपका एक बार मैग्नेट है, इस पूरे चैप्टर में ना बार मैग्नेट ही समझना है हमें। अब मैं कहता हूं ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ना बच्चे मान लो, और ये बताओ ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, इन्हें गेट्स मान लो। तो मुझे पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है। तो बच्चे जो है ना, वो नॉर्थ वाले गेट से निकल के साउथ वाले गेट में जाते हैं। अब मैंने कहा बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो मैंने कहा
क्या क्या गेट्स पे, क्या गेट्स पे भीड़ हो जाएगी, क्या जो गेट है उस पे भीड़ हो जाएगी, सही बात है। तो मैं ये नहीं कह सकता जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो पोल्स के पास बहुत ज्यादा क्राउडेड है, पोल्स के पास बहुत ज्यादा कैसे हैं, क्राउडेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल्स के पास बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो हमेशा याद रखो जहां पे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये नहीं कह सकता पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, उस वजह से मैग्नेट की स्ट्रेंथ को वो शो करता है। पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इतनी क्राउडेड है, वो क्या शो करता है, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ। समझ आ गई? तो ये है आपका थर्ड पॉइंट, ये है आपका थर्ड पॉइंट। तो आपको ये दिखना है थर्ड पॉइंट में नियर पोल्स, नियर पोल्स, और जहां पोल्स लिखोगे ना वहां लिखोगे मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इन नॉर्थ और साउथ पोल के पास ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। अच्छा ये क्या दिखाता है, जितनी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग, तो दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, तो दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। अच्छा, और अगर इसका डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो देखो आप ये कहोगे जैसे मैंने कहा ये एक बार मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ है ये साउथ, तो बस इतना आपको कहना है कि पोल्स के पास ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो जस्ट यहाँ पे ना आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्राउडेड दिखा देनी है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्राउडेड दिखानी है। नॉर्थ से निकलती है तो नॉर्थ से निकलती हुई दिखा देना, और साउथ में जाती है तो साउथ में आती हुई दिखा देना। समझ आ गया? तो ये ना 3 पॉइंट है, एक और पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो बताता हूं, पहले इसे देखो। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, चौथे पॉइंट पे आओ। ये जो चौथा पॉइंट है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट each other because if they do so then at the common point of intersection, at the common point of intersection two different directions will occur at same time which is not possible। बच्चों को फिर समझाता हूं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो मैंने कहा अच्छा इसको प्रूव करना है ना, तो मैं कहता हूं चलो मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना आपस में इंटरसेक्ट कर दिया। अब क्या, तो मैंने कहा सपोज ये है आपकी पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर 1, और ये है आपकी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर 2। सपोज ये कुछ ऐसे जा रही थी और सपोज ये कुछ ऐसे जा रही थी, सही है। अब मैं कहता हूं ये बताओ अगर इन दो लाइंस ने आपस में इंटरसेक्ट किया है तो क्या ये वाला जो पॉइंट है वो लाइन नंबर 1 में भी और लाइन नंबर 2 में भी आ रहा होगा, है ना। तो इसको मैंने बोला कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला मैंने इसको, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसको मैंने कहा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 दोनों में आ रहा है। क्या बोला, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पता है बात क्या है, बात ये है कि जरा इस कॉमन पॉइंट पे देखो, ये बताओ बच्चों, ये बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, जैसे मैंने कहा चलो मान लो कि ना मैंने ना यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दिया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हर एक पॉइंट पे फोर्स रखती है? अच्छा, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है जो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, उसकी किसी भी पॉइंट पे फोर्स रखती है, सही बात है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मान लो कि ना मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया। क्या रख दिया मैंने? एक नॉर्थ पोल। अब सुनना, आपने तो अब सुनो, अब आपके डाउट आया होगा कि भैया नॉर्थ पोल तो होता ही नहीं है, नॉर्थ और साउथ साथ में होते हैं। तो मैंने कहा मान लो ना, जब ये माना है तो कुछ और भी मान लो। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया। ये बताओ बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर ये नॉर्थ वाला फ्री होता तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पीछे साउथ की तरफ चला जाता क्या? तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ जाती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ जाती है। इसका मतलब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी साउथ की तरफ जा रही होगी और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी साउथ की तरफ
तरफ जा रही होगी, मानते हो? तो मैंने कहा जो नॉर्थ है वो देखो, अगर वो यहां से आ रहा था तो इस पॉइंट पे आया, यहां से आ रहा था तो इस पॉइंट पे आया। अब इस पॉइंट पे जाके नॉर्थ सोचेगा कि भाई देखो मैं इधर जाऊंगा तब भी साउथ पोल, इधर जाऊंगा तब भी साउथ पोल, तो मैं जाऊं कहां? तो किसी एक सेम टाइम पे क्या दो डायरेक्शन आ गई? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता? देखो भाई, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि किसी भी सर्कल जो कि इस मोशन में है, तो बताओ मेरे को, अगर सर्कल को इस मोशन में है तो ये बताओ ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा? तो आप बोलोगे ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा? कुछ मत करो, एक टेंजेंट बना दो, इधर जाएगा। ये वाला पार्टिकल किधर जाएगा? तो एक टेंजेंट बना दो, इधर जाएगा। समझ आई? तो मैं कहता हूं कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो मेरे को ये बताओ बच्चों, ये बताओ कि ये जो कॉमन पॉइंट है किधर जाएगा? तो मैंने कहा अगर ये कॉमन पॉइंट है ना, अगर ये लाइन नंबर 1 के हिसाब से जाएगा तो एक टेंजेंट बना दूंगा, कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ये लाइन नंबर 1 के हिसाब से। और अगर ये कॉमन पॉइंट लाइन नंबर 2 के हिसाब से जाएगा तो एक टेंजेंट बना दूंगा, कुछ ऐसा जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो जो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पे मुझे ना दो अलग अलग डायरेक्शंस मिलेगी, जो कि कोई भी पार्टिकल अगर उस कॉमन पॉइंट पे गया ना तो उसको दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी सेम टाइम पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक टाइम पे दो जगह जा सकते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। वापस सुनो, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो जो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वहां पे दो डायरेक्शन मिलेगी अलग अलग। तो कोई भी पार्टिकल जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा ना तो उसके पास सेम टाइम पे दो डायरेक्शन है, और सेम टाइम पे दो डायरेक्शन किसी भी मोशन के लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती। तो इसी को तो लिखवाया था मैंने, सांस ले लो थोड़ी ना। तो जो मैंने लिखवाया था ना उसे मैं बोलता हूं, सुनो, देखो यहां देखना पहले, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी two different direction at the same time, which is not possible. The two magnetic field lines can never intersect each other because if they do so, then at the common point of intersection there will be two direction at the same time, which is not possible. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो जो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसमें दो डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी सेम टाइम पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। ये 4 पॉइंट है आपको, तो जो चौथा पॉइंट है ना उसमें ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। यहाँ पे इसको, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपकी बुक में वो ये है मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। तो सबके पास राइट हैंड है, सही बात है। तो राइट हैंड उठाओ और ऐसे करो, शेर, हाँ ऐसे मत करना है ना। तो राइट हैंड उठाओ और ऐसे करो। ऐसे कर दिया आपने? लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, है ना, थंब उठा के लाइक कर दो। तो जब आपने राइट हैंड को ऐसे किया ना तो आपने देखा एक अंगूठा है और उसके अलावा 4 उंगलियां हैं। आपने देखा अंगूठा तो एक पोजीशन में है और ये 4 उंगलियां घूमती है। तो पता क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है अगर आपको किसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन बताए और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे। कैसे? जिसमें जो अंगूठा है ना वो करंट की डायरेक्शन में होगा और जो ये जो उंगलियां मुड़ती है ना इसे कहते हैं द कर्विंग ऑफ फिंगर्स। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये समझ आया? क्वेश्चन से समझते हैं, क्या दिक्कत है भाई, अपने पास तो बहुत चांस है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। देखो भाई मैंने क्या बोला आपको, जैसे मैं कहता हूं देखो जो अंगूठा है ना वो डायरेक्शन दिखाएगा करंट की और जो उंगलियों का घूमना है ना वो डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब भाई हमें इतना पता ही है तो आओ ना 2 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं थोड़ी देर में, अभी प्रैक्टिकल देखो। मैं कहता हूं ये वायर है और इसमें जो करंट है ना वो ऊपर की तरफ है और ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो नीचे की तरफ है। तो जो फर्स्ट वाली वायर है उसमें जो करंट किधर है? अपवर्ड्स। और जो सेकंड वाली वायर है इसमें करंट कैसी है? डाउनवर्ड्स। ठीक है। अब बताओ भाई अगर इसमें करंट अपवर्ड है इसमें करंट डाउनवर्ड है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताऊंगा? तो ये बताओ ऑस्टेड ने क्या बताया था, जिसमें करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर इसके पास करंट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। कहां होगी? तो देखो अगर मुझे करंट की डायरेक्शन पता है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, अगर करंट पता है मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, करंट पता है मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, करंट पता है मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा। तो मैंने कहा अंगूठा है और 4 उंगलियां हैं, अंगूठा है और
4 उंगलियां, तो अंगूठा हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगा और जो उंगलियों का मुड़ना है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो मैंने कहा ये बताओ अंगूठा किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के, तो अगर करंट ऊपर है तो अंगूठा भी किधर होना चाहिए, ऊपर। अच्छा अब बच्चों देखो अगर अंगूठा ऊपर है तो हाथ मुड़ रहे हैं क्या, तो चल इमेजिन करो कि ये जो मार्कर है ना वो ये स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट किधर है, ऊपर। तो अगर इस मार्कर में करंट ऊपर है तो क्या अंगूठा ऊपर की तरफ। अब मैंने कहा हाथ कैसे जा रहा है, हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे, हाथ ऐसे जा रहा है और घूम के ऐसे आ रहा है। देखो हाथ ऐसे जा रहा है और घूम के ऐसे आ रहा है, हाथ ऐसे जा रहा है घूम के ऐसे आ रहा है, हाथ ऐसे जा रहा है घूम के ऐसे आ रहा है। तो जब ऐसे से घूम के ऐसे आ रहा है तो क्या एक सर्कल, देखो हाथ घूम रहा है तो क्या उसने एक सर्कल बना दिया, क्या उसने एक सर्कल बना दिया। तो मैंने क्या बोला, इसके आसपास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो, इसके आसपास जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल्स के फॉर्म में है। तो मैंने कहा इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है सर्कल्स के फॉर्म में। तो मैंने कहा ये हो गया पहला सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल, ये हो गया तीसरा सर्कल, ये हो गया चौथा सर्कल। तो मैंने कहा जब करंट अपवर्ड है ना, जब आपकी करंट कैसी है, अपवर्ड्स, तो जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। किस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इन सब का सेंटर क्या है, सेम सेंटर। और कभी कोई आपसे पूछे इनका सेंटर क्या है, तो ये जो वायर है ना यही इनका सेंटर है, तो इनका सेंटर क्या है, वायर। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा जब करंट ऊपर है तो अंगूठा ऊपर, तो हाथ ऐसे जा रहा है ना। अब मैं तुम्हें दो डायरेक्शन समझाता हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ देखना, कुछ बेसिक देख लो, इसे साइड में दिखने ना कहीं। सबसे पहले ये घड़ी होती है, तो घड़ी में 12 के बाद क्या बजते हैं, 1। तो 12 से मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ, फिर 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा जो ये वाली डायरेक्शन है ना ये घड़ी को फॉलो करती है, तो इस वाली डायरेक्शन को मैं कहता हूँ क्लॉकवाइज। क्या बोलता हूं मैं, क्लॉकवाइज। अब जो दूसरी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जैसे ये घड़ी है तो ये 12 है, ये 1 है। अब मैं कहता हूं 12 से 1 की तरफ जा रहा हूं तो घड़ी की दिशा में जा रहा हूं, लेकिन जब मैं 1 से 12 की तरफ जा रहा हूं ना, ऐसे जा रहा हूं 1 से 12 की तरफ, तो मैं घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा हूं, तो इसे कहूंगा एंटी क्लॉकवाइज। इसे क्या बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। फटाफट इन्हें लिखो साइड में कहीं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको समझाता हूं। इसको मैंने कहा इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई देखो ध्यान से, देखो मैंने कहा ये करंट ऊपर है तो अंगूठा कहां, ऊपर। तो मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है। अब मैंने कहा कुछ मत करो, इसी पोजीशन को करते रहो, लेकिन जस्ट मैंने अंगूठा तुम्हारी तरफ कर दिया। जैसे मैंने अंगूठा तुम्हारी तरफ किया, क्या मेरा हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो कौन सा केस है जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं। देखो ये वाला केस है, ये तो ऊपर से नीचे जा रहा है ना। जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो कौन सा केस है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट ऊपर है ना तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, नीचे से ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे ऊपर जाते हुए, ऐसे ऊपर। अब यहां ऊपर है तो यहां नीचे, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनेगी, और किसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं ACW, एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो जब भाई इतनी बातें क्लियर है तो बस ये समझ गए, ये लिखो और ये वाला बना के दिखाओ, इसमें कैसे बनेगी। ये अगर आपको समझ आ गया तो इसमें बना के दिखाओ, इसमें कैसे बनेगी। चलो भाई ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि तुमने खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं कहता हूं ये बताओ, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ थी, यहाँ करंट किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो मैं कहता हूं अंगूठा किधर हो गया, नीचे। अंगूठा नीचे हो गया क्योंकि करंट नीचे, लेकिन हाथ तो अभी भी घूम रहा है, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। यहाँ पे भी क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे आई कैसा था, डाउनवर्ड्स, करंट कैसा था, डाउनवर्ड्स। देख रहे हो, स्पेलिंग में नहीं आ रही। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, तो मैंने कहा चलो ये हो गया पहला सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल, ये हो गया तीसरा सर्कल, ये हो गया चौथा सर्कल, है ना। तो 4 बनाए, 4 ही बना दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो मैंने कहा जब करंट तुम्हारा डाउनवर्ड्स था तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में है,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में तो है, लेकिन भाई देखो जब करंट ऊपर की तरफ था तो मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब करंट नीचे की तरफ है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्लॉकवाइज हो जाएगी? जस्ट उल्टा। मैंने कहा जब करंट की डायरेक्शन बदल गई ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है, समझ आ गया? अब मैं कहता हूं क्लॉकवाइज को दिखाओगे कैसे? तो भैया आपने बताया था कि 12 से 1 की तरफ जाऊंगा, यानी मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा, तो क्या मैं ऊपर से नीचे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ ऊपर से नीचे। अब देखो ये एरो है तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर, जो यहाँ ऊपर था वो यहाँ नीचे, और जो यहाँ नीचे था वो यहाँ पे ऊपर। तो जब करंट ऊपर होगी ना, जब करंट अपवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब करंट डाउनवर्ड होगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और बनेगी क्लॉकवाइज। समझ आया? इसे देखो आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। कोई राइट हैंड थंब रूल की अपने से डेफिनेशन पूछे तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा। तो लिखना यहां से लिखना, सपोज यू ग्रैस्प अ करंट कैरिंग, पहले देखो फिर समझाता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, in your right hand, such that thumb represents the direction of current, और जहां करंट लिखोगे ना वहां उसका सिंबल बना देना ब्रैकेट में, है ना, एंड the curling of fingers represents the direction of magnetic field। बच्चों पहले ये लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये डेफिनेशन मैंने लिखी कैसे। अब बच्चों ये जो भी है ना इसे मैं समझाता हूं, लेकिन पहले ना इसको समझा देता हूं। राइट हैंड थंब रूल के लिए आपके पास राइट हैंड होना चाहिए, तो ये रहा राइट हैंड। अब मैंने कहा मान लो कि आपने एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है ना उसको आपने अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, तो क्या लिखा हुआ है, सपोज यू ग्रैस्प अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। मान लो कि आपने ना एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, यहां तक हो गया। इस तरह से पकड़ा हुआ है कि मान लो अगर इसमें करंट ऊपर है तो आपका थंब भी किधर, ऊपर, सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इसके आगे देखो, इसके आगे थंब तो करंट की डायरेक्शन बताता है, तो ये जो उंगलियां मुड़ती है ना इसे ना पढ़े लिखो की भाषा में कहते हैं द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, उंगलियों का मुड़ना। तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है ना, अगर थंब करंट की डायरेक्शन बताता है तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है? हाँ या ना? दोबारा सुनो, एक कंडक्टर को जिसमें करंट है उसको आपने राइट हैंड में ग्रैस्प किया, सच दैट जो थंब है ना, जो आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन बताता है, तो ये जो उंगलियों का मुड़ना है ना ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, यही है। तो इसी को क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने इसको बिना देखे बोल सकता हूं, देखो कैसे, सपोज यू ग्रैस्प अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यू ग्रैस्प अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में ऐसे पकड़ो कि जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन में है और जो उंगलियों का मुड़ना है वो मैग्नेटिक फील्ड है, समझ आया? इसे देखो, आपको अभी जो मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल बताया उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बता दिया, और उसकी डेफिनेशन क्या है वो बता दी, समझा भी दी। अब बच्चों राइट हैंड थंब रूल के ना मेन 3 एप्लीकेशंस है। एक है आपका कि हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है स्ट्रेट कंडक्टर से, एक हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सर्कुलर लूप से, और एक हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सोलेनॉइड की। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। राइट हैंड रूल के तीनों एप्लीकेशन है, तीनों आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक की तरह है। और सुनो, ये जो अब मैं बताने वाला हूँ सीधा 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना उसको एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स में। तो भाई देखो करना कैसे है, तो एग्जैक्टली मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके आना चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी में जितना है ना फालतू की कोई बात नहीं करेंगे हम, टू द पॉइंट रहेंगे और यही आएगा एग्जाम में। सुन लो इस बात को, अब ध्यान से सुनो इसका डायग्राम कैसे है। तो सबसे पहले ना डायग्राम में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे ना देखते रहो भाई, क्योंकि मैं कुछ भी बना के नहीं लाया हूं, क्योंकि सब तुम्हारे सामने बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें भी बनाना पड़ सकता है। डायग्राम दे दिया बहुत अच्छी बात है, ना दे तो अपने को आना तो चाहिए ना। तो मैं कहता हूं ऊपर बनाओ नेगेटिव, नीचे बनाओ पॉजिटिव, ऊपर बनाओ नेगेटिव, नीचे बनाओ पॉजिटिव, ऊपर बनाओ नेगेटिव, नीचे बनाओ पॉजिटिव। बस अब रुक जाओ, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन इतना तो आता है कि करंट पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव जाती है। सही बात है भैया। तो यहां से ना मैंने करंट को निकाल दिया,
ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ लाओ, यहाँ पे मैंने ना एक क्लोज्ड की दिखा दी, इसका मतलब है करंट आगे जा रही है बस। अब मैंने कहा यहाँ से ना, यहाँ से मैंने करंट को निकाला और मैं ऐसे करके दे गया, सिंपल सा फिगर है। अच्छा अब यहाँ पे ना बना दो एक कार्डबोर्ड, ये क्या है आपका एक कार्डबोर्ड, ये आपका क्या है, तो ये है आपका एक कार्डबोर्ड, क्या है ये आपका कार्डबोर्ड। अच्छा अब बताओ बच्चों, यहाँ से करंट ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, क्या करंट ऐसे गई होगी? तो मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूं इस जगह पे, इस कार्डबोर्ड पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी? देखो कुछ नहीं हुआ कि ना एक वायर है, एक कार्डबोर्ड को छेद किया और यहां से एक वायर निकाल दी, तो बस यही है, एक कार्डबोर्ड को यहाँ पे आपने छेद किया, यहाँ से एक वायर निकाल दी, सही है। अब मैं कहता हूँ ये बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी होगी? तो कि यहाँ देखो, यहाँ इस जगह बतानी है, इस जगह। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे करंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो करंट है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो एक बात बताओ, क्या मुझे करंट की डायरेक्शन पता है? अगर मुझे करंट की डायरेक्शन पता है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो क्या मैं मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल याद करता था? भाई ये भी तो याद कराया था तुम्हें कि अगर करंट ऊपर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा करंट ऊपर है, तो अभी क्वेश्चन किया तो था करंट ऊपर वाला, तो बस कुछ मत करो, अगर ये करंट ऊपर है तो यहाँ पे बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे? तो जब करंट ऊपर है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और इनका क्या होता है? सेम सेंटर, सेम सेंटर। कोई पूछे क्या है सेंटर, तो सेंटर है वही वायर जहां से शुरू होती है। अच्छा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया आपने बताया था कि जब करंट ऊपर होगी ना, तो इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे याद किया था? 12 1, तो मैं 1 से 12 की तरफ जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर, तो देखो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे। समझ आया? इतना ही था, 3 मार्क्स के थे, ये आया 3 मार्क्स में क्वेश्चन, देख रहे हो, देख रहे हो। अब ज्यादा खुश मत हो, ये तो डायग्राम है, इस चीज को जो हमने समझा है इसको दिखोगे कैसे? तो ये तो डायग्राम तो बनाना ही है, साथ में 3-4 पॉइंट्स दिखोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। समझ आया? तो आपको अब समझ आया कि जो मैंने ये जो 2 क्वेश्चन कराए थे, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्यों कराए थे? क्यों? देखो ना ये कितना आसान हो गया करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे टाइम ही नहीं लगा समझाने में, मैंने वो पहले ही समझा दिया ना आपको कैसे हुआ। तो पहले आप ये नोट करो, मैं कहता हूँ जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप ऐसी फिगर बनाओगे, फिगर दे रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो फिगर ऐसी बनेगी सिंपल, और ये बातें लिखोगे। इसके बाद 3 से 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिगर ये और 3 से 4 पॉइंट्स एज इट इज लिख दोगे, 3 नंबर पक्के। देखो 3 से 4 पॉइंट्स क्या है इसके पास? तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखोगे, क्या देखा? तो मैंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो कैसी बनती है? इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चों मेरे को ये बताओ, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ थी तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यहीं पे करंट नीचे की तरफ होती, मैं यहाँ निकालता तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनती? भैया आपने बताया था जब करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब करंट नीचे है ना भैया, तो जस्ट उल्टा करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनेगी ऊपर की तरफ में एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ में क्लॉकवाइज बनेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई? जब करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब करंट की डायरेक्शन नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। इसका मतलब जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई? यही तो ऑब्जर्व किया। तो यहां से सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ magnetic field and the direction of current, sorry, as we reverse the current की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे ना, as we reverse the direction of current की डायरेक्शन रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई? रिवर्स। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस, यही है मतलब। अब थर्ड पॉइंट में ना आप इसी को फर्दर एक्सप्लेन करोगे, इसी वाले पॉइंट को आप क्या बोलोगे? जब आपकी करंट अपवर्ड्स है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो बनती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनती है? एंटी क्लॉकवाइज। बताया मैंने पीछे क्यों बनती है। और इसी में थर्ड पॉइंट में भी लिखोगे कि जब आपकी करंट डाउनवर्ड्स है,
जब आपकी करंट कैसी है, डाउनवर्ड्स। देखो यहाँ पे करंट ऊपर थी तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ करंट नीचे है तो इस जगह क्या बनी होगी, क्लॉकवाइज बनी होगी। तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो बनती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और बच्चों चौथा पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनो, क्योंकि हमारे को समझना तो है, एग्जाम में नंबर भी चाहिए, तो ये पॉइंट तो लिखोगे। और एक पॉइंट बता रहा हूं जो तुम्हें हर किसी में लिख देना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, ये वाला पॉइंट लिख देना, आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा। क्या है, देखो यहां देखो, लिखोगे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली proportional to current and inversely proportional to the distance from conductor। इसका पता क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों, ये बताओ ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट याद करो, जैसे 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 करंट बढ़ाओगे क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? भाई करंट जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। तो एक चीज के बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ती है ना, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता हूं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अब आप नोटिस करो, जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जाऊंगा, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, तो जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा क्या मैग्नेटिक फील्ड कम होगा? ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे जैसे मेरा इससे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मैं बोलूंगा इस कंडक्टर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इसका क्या मतलब है? तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्स रिलेशन है। सही बात है। तो ये दिखा है, करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डिस्टेंस के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ये डायग्राम और ये 4 पॉइंट्स देखोगे तो भाई पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटेगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने मन से नहीं लिखे, एनसीईआरटी से ही उठाए हुए पॉइंट्स हैं आपके लिए। बस मैंने एक शॉर्ट में समझा दिया कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। समझ आया? नोट करो। अभी मैंने आपको स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनती है और राइट हैंड रूल का कैसे यूज करेंगे समझा दिया। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो ये है कि भाई जो राइट हैंड रूल है ना, उससे हम ना सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। पहला था स्ट्रेट कंडक्टर पता नहीं कहां से क्यों हो जाती है। दूसरा था आपका कि मैग्नेटिक फील्ड अब मुझे बतानी है सर्कुलर रूप से। तो बच्चों सर्कुलर, ये भी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये भी तो 3 मार्क्स का, कुछ तो आ ही जाएगा भाई, टेंशन मत लो यार, है ना। चल रहा करो। देखो भाई पहले ना, वही मैं कहता हूँ, पहले क्वेश्चन समझाऊंगा कि होता क्या है। तो मैं कहता हूँ सपोज ये एक सर्कुलर लूप है आपका और ये दूसरा सर्कुलर लूप है। मैं कहता हूँ इसमें ना करंट ऐसे जा रही है और इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो करंट है, ये जो आपके पास करंट है, ये जो आपके पास करंट है, मेरे को ये बताओ ये करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो भाई याद करो याद करो याद करो। क्या मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं? तो हमेशा ध्यान दो, जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूं ना तो एंटी क्लॉकवाइज है। जरा ध्यान से देखो, एक घड़ी होती, ये 12 होता है, ये 1 होता। तो 1 से 12 की तरफ जा रहा हूं तो उल्टा जा रहा हूं ना, तो 1 से 12 की तरफ नहीं जा रहा, 1 से 12 की तरफ। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके पास करंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। सही बात है। और ये बताओ ये ऐसे है तो ये करंट है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब अगर तुम्हें ये क्लियर है ना, तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझना। मैं कहता हूं अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे कौन सा पोल बनता है। मतलब ये बताओ, क्या मुझे राइट हैंड रूल पता है? हाँ। अब मैं कहता हूं अंगूठा किस तरफ, करंट की तरफ। तो करंट है ऊपर, अंगूठा है ऊपर। तो ये बताओ क्या हाथ इधर से अंदर जा रहा है? अगर हाथ इधर से अंदर जाएगा तो क्या इधर से बाहर आएगा? फॉर एग्जांपल देखो भाई, इस चैप्टर में ना समझाना बहुत पड़ता है। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर लूप है, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप, ये क्या है, एक सर्कुलर लूप। सही है। तो ये बताओ अगर मैं इस वाली साइड को देखता हूं तो करंट किधर है, ऊपर, तो अंगूठा किधर होना चाहिए, ऊपर। अब अंगूठा ऊपर है तो उंगलियां कैसे घूमती है, तो मैंने कहा इस तरफ देखता हूं ना, इस तरफ, तो उंगली ऐसे जाती है। लेकिन क्या इसके अंदर से उंगली बाहर आती है? देखो भाई ऐसे जा रही है, ऐसे। तो जब यहां से अंदर जा रही है तो क्या उंगलियां इधर से बाहर आती है? इसका मतलब इसके अंदर से ये उंगलियां किसको दिखाती थी, मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब इसके अंदर से मुझे उंगलियां बाहर आते हुए दिखेगी, तो क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आते हुए दिखेगी?
क्या समझ आया? दोबारा समझो, यहां देखो, यहां करंट ऊपर है, अंगूठा ऊपर, तो हाथ इधर अंदर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर जाते हुए दिखेगी। तो अगर इधर अंदर जाएगी तो इधर से तो बाहर आएगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर जा रही है, अंदर गई अंदर गई अंदर गई, तो क्या यहां से बाहर आ गई? यहां से बाहर आ गई, बस यही समझा रहा हूं। तो क्या मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखाई देगी? क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगी, बाहर आते हुए? कैसे दिखाई देगी मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसे दिखाई देगी? आउटवर्ड्स। किसके? फ्रॉम लूप, इस लूप से बाहर की तरफ आते हुए दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको बार मैग्नेट याद है? बार मैग्नेट, तो भाई ये देखो, ये नॉर्थ होता है, क्या होता है? साउथ। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में चली जाती है। तो मैंने कहा वो कौन सा पोल है जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है? क्या वो नॉर्थ पोल है? और क्या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है? तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, और नॉर्थ पोल वो होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है। तो अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है तो क्या इसके अंदर नॉर्थ पोल बन रहा होगा? बात समझे? बात ये है कि मैंने कहा यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखती है, और मैंने बार मैग्नेट से ये सीखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर आती है, तो क्या इसके अंदर नॉर्थ बन रहा होगा? सही बात है। यहां आ जाओ, यहां मैं कहता हूं ये बताओ, इस वाले केस को देखो, इस वाले को तो मैं कहता हूं ये है आपका सर्कुलर लूप। क्या करंट नीचे की तरफ है? तो मैं कहता हूं ये है ना, अंगूठा किधर कर दो? नीचे की तरफ। अंगूठा किधर कर दिया? नीचे की तरफ। अंगूठा किधर कर दिया? नीचे की तरफ। जैसे मैंने अंगूठा नीचे की तरफ किया, क्या मेरा जो हाथ है, देखो अंगूठा नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे की तरफ, तो क्या मेरी उंगलियां ऐसे अंदर जा रही है? और अगर यहां से अंदर जा रही है तो इधर से कहां आ रही है? बाहर। तो मैं सीधा ये कह सकता हूं कि यहां पे ना देखो, देखो यहां पे करंट कहां है? नीचे। तो क्या करंट अगर नीचे है तो क्या मेरा हाथ अंदर जा रहा है? इसका मतलब हाथ ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। तो जब करंट नीचे है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगी? हाँ या ना? बस। तो मेरे को ये बताओ भाई, जब यहाँ पे करंट है क्लॉकवाइज, तो मेरे को क्या दिखेगा? यहां से मैग्नेटिक फील्ड, मेरा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी? तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स टू लूप, इस लूप के अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों ये बताओ, नॉर्थ वो है जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, तो क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी तो यहां कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ। साउथ वो है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चली जाती है, तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है? तो यहां पे कौन सा पोल बना होगा? साउथ पोल। क्या इतनी बातें क्लियर है तुम्हारी? इतनी बातें क्लियर है? फटाफट इसको देखो, आगे समझाता हूं। मैं आपसे कहता हूं, पहला केस तो ये था जब करंट है तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम्हें क्या दिखा? तुम्हें ये दिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कैसी है? वो आउटवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम लूप, बाहर आते हुए दिख रही है, कमिंग आउट फ्रॉम लूप। और वो कौन सा है जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है? तो नॉर्थ वो है जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, अभी बताया था प्रॉपर्टीज में। तो इसके अंदर कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। अच्छा, दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा आपने देखा जब करंट आपकी क्लॉकवाइज है, जब आपकी करंट क्लॉकवाइज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अंदर की तरफ जा रही थी, हाथ अंदर की तरफ जा रहा था, तो गोइंग इनवर्ड्स, और यहां पे कमिंग आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी और यहाँ पे गोइंग इनवर्ड्स टू लूप, लूप के अंदर जा रही थी। वो देखो ये बार मैग्नेट है, तो नॉर्थ से निकलती है तो जहां से निकलती है वहां नॉर्थ पोल, और अंदर जाती है तो जहां जाती है वहां साउथ पोल। तो क्या यहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा? यहाँ पे क्या बन रहा होगा? साउथ पोल। यही मैंने तुम्हें बताया। अब यहाँ से इसको याद कैसे रखोगे? अगर कंफ्यूजन होती है ना, तो जस्ट इतना याद रखना बच्चों, जस्ट इतना याद रखना कि ये बताओ करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एन आ गया और एन से हो गया नॉर्थ पोल। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। करंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में एन आ गया, एन, और एन से होता है नॉर्थ पोल। खत्म क्वेश्चन। और नॉर्थ है तो करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब सुनो, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में एन आ गया, तो जब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगी कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ। अच्छा, करंट जब एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, तो अपोजिट आ जाओ ना, जब करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ नहीं बनेगी? सिंपल। तो बस इसे लिख लो, और ये ट्रिक थी आपकी, ये ट्रिक थी कि एन से क्या हो जाता है? नॉर्थ हो जाता है। तो जस्ट ये याद है तो ये तो जस्ट इसका उल्टा है, ये याद है तो जस्ट ये उल्टा ही तो है। देखो इसे, अगर आपको क्लियर है तो आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एक, जहां पे ये टॉपिक है ना, वहां एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो कैसे है, ये पॉजिटिव है, कैसा है? नेगेटिव। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। भाई पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव जाती है, क्या है? ये करंट है।
सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी एनसीईआरटी का डायग्राम है? यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में? तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी एंटी। तो एंटी क्लॉकवाइज में एन आ गया क्या? एन आ गया क्या? तो यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा होगा? नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ पोल बन रहा होगा, इसका मतलब क्या यहाँ से फ्री लाइन मुझे बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी? हाँ। तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना इस डायग्राम को, जब आप इस डायग्राम को बुक में देखोगे तो वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो, यहाँ देख देता हूँ, यहाँ पे जो आई है ना वो एंटी क्लॉकवाइज, एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या यूज किया हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा पोल बनना चाहिए था? नॉर्थ पोल। अच्छा, तो एनसीईआरटी में ना इसको कुछ ऐसा दे रखा है, अगर आप देखो ध्यान से तो देखो, सबसे पहले ना ये बताओ, क्या नॉर्थ है तो मुझे बाहर आते हुए दिखेगी? तो यहाँ से ना कुछ लाइन्स ऐसी बनी हुई है, और ये सब बाहर आते हुए दिख रही है। किस तरफ आते हुए दिख रही है? बाहर। क्यों? क्योंकि भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल है, तो यहाँ से बाहर आते हुए दिखेगी। जस्ट आप देखोगे ना तो एक सेंटर में एक सीधी लाइन है, बताऊंगा इस सर्कुलर रूप में जो जस्ट सेंटर है ना, लाइन से एकदम सीधी हो जाती है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखना, समझ रहे हो? तो ये बना देना आप, बात ठीक है इतनी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आपसे क्वेश्चन आता है सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करो, तो जो मैंने दो फिगर्स बनाए वो तो बनाओगे ही बनाओगे, तीसरी फिगर ये बनाओगे, और इतना बनाने के बाद अब मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट्स इसके भी दिखाऊंगा, तभी तो मार्क्स में देंगे भाई, समझे? ये तो समझ गए हम, दिखेंगे कैसे? तो इसे बनाओ, दिखवाता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप क्या दिखोगे? तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं ये बोलूंगा कि जो भी आपके पास सर्कुलर रूप था ना, जो भी आपके पास सर्कुलर रूप था, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे? यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये नहीं कह सकता कि एक सर्कुलर रूप में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या वो भी सर्कुलर होगी? तो फर्स्ट पॉइंट यही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। पहला वाला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? मेरे को एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर जाऊंगा क्या ये सर्कल्स बड़े होते हुए जाएंगे? तो बस सेकंड पॉइंट यही है आपका कि जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाऊंगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम लूप द सर्कल्स गेट्स बिगर। सर्कल्स बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों, तीसरे पॉइंट पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा, और जब करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ। अभी बताया, समझाया था थोड़ी देर पहले। तो इसमें लिखना है कि व्हेन करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी एंटी, तो एंटी क्लॉकवाइज में एन आ गया। तो यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपने क्या देखा? नॉर्थ पोल बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखी। मैग्नेटिक फील्ड comes outwards from loop, और कौन सा पोल क्रिएट हो गया? तो आगे लिखोगे नॉर्थ पोल इज क्रिएटेड, नॉर्थ पोल क्रिएटेड, ऐसे लिखोगे एग्जाम में। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? जस्ट उल्टा, करंट एंटी क्लॉकवाइज थी तो नॉर्थ, और करंट क्लॉकवाइज होगी तो साउथ। तो व्हेन करंट इज क्लॉकवाइज, जब करंट क्लॉकवाइज थी, देखो एंटी क्लॉकवाइज में एन यानी नॉर्थ आ गया, तो क्लॉकवाइज में साउथ होगा। नॉर्थ से निकलती हुई आई तो साउथ में जाती हुई दिखेगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स, यहाँ पे आउटवर्ड्स था, तो साउथ में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड्स टू लूप, और क्योंकि अंदर की तरफ जा रही थी तो कौन सा पोल क्रिएट हो गया होगा? साउथ पोल क्रिएटेड। क्या इतनी बातें क्लियर है? इतनी बात है। अच्छा, पांचवें पॉइंट पे हो, क्या याद है मैंने एक पॉइंट बताया था तुम्हें? वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि जो करंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टर के डिस्टेंस के। मैंने क्या बोला था? ये सब में आएगा, तो बस यही वाला पॉइंट है जो उसमें बताया था। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to current and inversely proportional to distance from the conductor, to distance from conductor।
और एक पॉइंट और बता देता हूँ, वो पॉइंट ये है कि अगर आपने एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखा है ना, तो जस्ट सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसे ध्यान रखना है। तो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट लाइन। सही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में दिखने हैं, पूरे नंबर में देंगे, समझ आया? वो 3 डायग्राम्स बनाने जो समझाया वो तो समझ ही गए। देखो भाई, समझ तो तुम गए, लेकिन एग्जाम में आंसर भी तो लिखना आना चाहिए। तो वो 3 डायग्राम्स बनाओगे, नॉर्थ वाला, साउथ वाला और जो एनसीईआरटी वाला है वो। उसके बाद तुम्हें ये वाले पॉइंट्स दिखने हैं, पूरे नंबर में देंगे एज इट इज एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, समझ आया? नोट करो इसे। तो बच्चों वहां तक में कोई भी दिक्कत है आपको? नहीं। अब ये जो है ना, ये जो है सर्कुलर लूप जो मैंने अभी आपको समझाया, उसमें ना एक पॉइंट और बताता हूं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और आपको ना इसका मतलब आना चाहिए, है ना? इस चैप्टर को पढ़ लो तो समझो भी ना कि कैसे हो रहा है। तो मैं कहता हूं, ये बताओ बच्चों, इस पेपर का क्या काम है अभी समझाता हूं, बट पहले मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं ये था और यहाँ पे ये कैसा है, तो ये है, देखो ऊपर जा रहा है तो यहाँ नीचे आएगा, तो यहाँ पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी 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 कौन आ गया? नॉर्थ आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। तो आपको पता है एनसीईआरटी कहती है कि जो सर्कुलर लूप है ना, अगर सर्कुलर लूप के 2 फेसेस हैं, किसी के भी 2 फेस होते हैं, मेरा हाथ है ना तो एक फेस ये है, एक ये है, ये कागज है ना तो एक फेस ये है, एक ये है। तो अगर इस तरफ साउथ बन रहा है ना तो दूसरी तरफ इसके नॉर्थ बनेगा। इस बात को कैसे प्रूफ करोगे? तो जरा ध्यान से देखो, इस फिगर को मैं यहां बनाता हूं, देखना, तुम्हारे लिए एक पेज कुर्बान कर रहा हूं, है ना? तो इसमें ये बताओ, यहाँ पे करंट कैसी है? तो यहाँ पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर कौन सा पोल बन रहा होगा? नॉर्थ पोल बन रहा होगा। सही बात है। अब देखते रहना बच्चों, देखते रहना, जो समझा रहा हूँ वो देखना। मैं कहता हूँ ये बताओ, क्योंकि इसके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरा हाथ कुछ ऐसे जाएगा, करंट में मेरा हाथ कुछ ऐसे जाएगा। तो मैं करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमा रहा हूँ, तो जब मैंने करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमाया तो मेरा हाथ कुछ ऐसे जा रहा है, और जब मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो इस तरफ कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ। अब देखना इस एरो को, देखना इधर से भी दिख रहा होगा, ये जो एरो है ना, ये एरो ये इधर भी दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, इस एरो को ना मैं तुम्हारे पास लाता हूँ, ये एरो देखो, दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, अब इस तरफ से देखो, क्या ये एरो अभी भी दिख रहा है? एक एरो यहाँ है, एक यहाँ है। तो इसको ना ढंग से बना देता हूँ, देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, ये एरो देखो, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो मैंने इसको ऊपर की तरफ बनाया। ये एरो क्या नीचे की तरफ दिख रहा है तो इसको नीचे की तरफ बनाया, और इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब समझने की कोशिश करना, समझा क्या रहा हूं। देखो मेरे को ये बताओ, ये वाला जो डायग्राम था, इसको जस्ट मैंने पीछे से देखा तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है? हाँ। अब ये बताओ, अब ये करंट की कौन सी डायरेक्शन है? तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो अब ये करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। और अगर ये करंट क्लॉकवाइज हुआ तो क्या इस तरफ साउथ पोल बना? क्या इस तरफ साउथ पोल बना? तो जस्ट इसको ऐसे समझ सकते हो, मैंने कहा कि जैसे ये एक लूप है, इस लूप में यहाँ पे करंट था एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ कौन सा पोल बना? नॉर्थ। अब देखो मेरे हाथ को देखो, मैं कैसे जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो इधर क्या बन रहा होगा? नॉर्थ। अभी भी मेरा हाथ रुकना बंद नहीं हुआ, अभी भी मैं इसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेकिन अब अगर तुम यहां से देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। देखो ये एरो जो है, ये एरो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मैंने कहा इधर से तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जैसे मैंने पेज को पलटा, क्या इधर से तुम्हें क्लॉकवाइज दिखने लग गया? क्या दिखने लग गया? क्लॉकवाइज। तो अगर तुम एक तरफ से देखते हो, इस तरफ से देखते हो, तो तुम्हें ये जो लूप है ना, ये नॉर्थ पोल दिखेगा, लेकिन मैं इस तरफ से देखता हूं ना तो मुझे यही साउथ पोल दिखेगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी सर्कुलर लूप में एक साइड अगर नॉर्थ बनता है तो दूसरी साइड साउथ बनना चाहिए। समझ आ गया? समझ आया? तो यही इसका आखिरी पॉइंट था। वो पॉइंट ये था कि वन साइड ऑफ द सर्कुलर लूप इज कंसिडर्ड, क्या देखोगे, जो 7th पॉइंट मान लो इसे, वन साइड जो सर्कुलर लूप है ना, जो सर्कुलर लूप है जैसे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे करंट कैसी है? क्लॉकवाइज। तो इसमें साउथ पोल बना, तो इसको मैं यहां से देख रहा हूं, सामने से। इसको मैं कहां से देख रहा हूं? सामने से देख रहा हूं। लेकिन कोई इंसान ने जब इसको पीछे से देखा ना तो उसको ये नॉर्थ पोल दिखेगा। तो वन साइड ऑफ अ सर्कुलर लूप इज considered south pole, while the other side of circular loop is considered north pole. Other side of circular loop is considered
नॉर्थ पोल। समझ आया बच्चों? तो ये जो टॉपिक है ना, यही नहीं आता बच्चों को समझ, बट तुम्हें तो आ गया। मैंने कहा यहाँ पे करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ नॉर्थ है, तो जस्ट मैंने इसको यहाँ से देखा ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है ना, अब यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रही है, तो यहाँ साउथ नहीं बना। तो अगर एक साइड नॉर्थ बनता है तो अपने आप दूसरी साइड साउथ बनता है। याद करो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, कोई भी जो मैग्नेट है ना, उसके दो पोल्स हमेशा साथ में होंगे। तो इतना तो तुम्हारा दिमाग लगा देते, अगर इधर नॉर्थ है तो पक्की बात है इधर साउथ बना होगा, क्योंकि हमेशा डाइपोल होता है, मोनोपोल तो बनता ही नहीं है। याद हो गया? तो देखो भाई, एक पेज खराब कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, कम से कम दोस्तों को तो शेयर करो, है ना, थोड़े व्यूज तो आने चाहिए ना अपने पास। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में तुम्हें सोलेनॉइड बताऊंगा। सोलेनॉइड के बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन हो गई, ओवरलोडिंग की डेफिनेशन हो गई। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा एसी डीसी में क्या फर्क है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैरेलल कनेक्शन क्यों बेटर है सीरीज से। और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, जैसे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, उसके क्वेश्चन सब बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो इसको देखना, बताना कैसी लगी, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 2 इसका 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।